हेलो बच्चों, हम लोग आज कुछ एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए छोटी सी उदाहरण लेते हैं। मान लो कभी कभी हमको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, घर की मम्मी बोलती है खाना खा लो, तब हम वहाँ पर नखरा दिखाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अगर मान लो वहीं पर दादी आके बोलती है अरे बेटा खाना खा ले, तेरे लिए ये सब्ज़ी बनी है, तब हमारी भूख अचानक बढ़ जाती है और हम खाने के लिए आतुर हो जाते हैं। माने कुल मिला के कुछ हमारी भूख भी कुछ विशेष पदार्थों से बढ़ जाती है और कुछ विशेष सब्जियों से हमारी भूख घट जाती है। ठीक इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी पदार्थ होते हैं जो उनकी दर को बढ़ा अथवा घटा देते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को ही कहा जाती है उत्प्रेरक। तो आज हम इस चैप्टर या इस वीडियो पर देखेंगे उत्प्रेरक के बारे में और उत्प्रेरण के बारे में। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरण, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या चीज़ है। उत्प्रेरक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा अथवा घटा देता है, मीन्स परिवर्तित कर देता है। और उत्प्रेरण है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर का परिवर्तित होना उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब उत्प्रेरण का संबंध घटना से है जबकि उत्प्रेरक का संबंध किसी पदार्थ से है। तो अगर हम इसको लैंग्वेज की टर्म देखें तो उत्प्रेरक संज्ञा शब्द है और उत्प्रेरण क्या है, उसका क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो गए। और यहाँ पर एक कैटलिस्ट एंड कैटलाइटिक कहलाता है। तो अब हम देखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा देखिए, दो साइंटिस्टों ने इसको परिभाषा देने की प्रयास किया है। एक है बर्जीलियस ने कहा कि कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी दर को परिवर्तित कर देते हैं तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक बोलते हैं और उस घटना को उत्प्रेरण बोलते हैं। दूसरा आर्नियस ने कहा कि कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं भार और कंपोजिशन के हिसाब से या कंपोजिशन के दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। हाँ, उनका भौतिक स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पर ये दो बातें एक बार फिर से रिपीट करूँ आर्नियस का कि कुछ सब्सटेंस ऐसा होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं भार और कंपोजिशन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये हुई आर्नियस की परिभाषा। अब हम यहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अगर देना चाहें तो बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्प्रेरक के गुण। यहाँ पर तो कुछ बातें इस वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी कुछ पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने को। जैसे नंबर फर्स्ट क्या होती है कि उत्प्रेरक की एक विशेषता है कि मास, यहाँ दो वर्ड याद रखिएगा, मास एंड कंपोजिशन। मास एंड कंपोजिशन क्या रहती है इनकी, अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित। तो बदलता क्या है, इनकी भौतिक स्वरूप बदलता है, भौतिक स्वरूप बदलता है। पहला इसका गुण है, याद रखिएगा। हम जिस भौतिक रूप में किसी पदार्थ को उत्प्रेरक के रूप में यूज़ कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं कि वह उसी भौतिक स्वरूप में हमको प्राप्त हो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसकी जो द्रव्यमान है और उसकी कंपोजिशन है वो उसी मास और उसी कंपोजिशन के रूप में हमको प्राप्त होगा, बस केवल भौतिक स्वरूप उसका बदल जाएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं कि बहुत सूक्ष्म मात्रा, याद रखिएगा यहाँ पे सूक्ष्म मात्रा क्या होती है, पर्याप्त होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरा अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह केवल दर को क्या करती है, परिवर्तित करती है, दर को केवल परिवर्तित करती है, ये भाग नहीं लेता। चौथी स्थिति में देखेंगे यह क्या होती है, किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता,
साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की या साम्य अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, क्यों? तो इसका उत्तर होगा चूंकि उत्प्रेरक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, इसलिए उसके साम्यावस्था पर असर नहीं पड़ती। हाँ, इतना बात जरूर है कि साम्यावस्था शीघ्र स्थापित करने में मदद करता है। ये इसकी विशेष बातें हुई। पांचवी अवस्था की बात करें हम, ये विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है तो विशिष्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? जिस प्रकार कोई स्पेशल या विशेष ताला विशेष चाबी से ही खुलती है, मीन्स स्पेशल लॉक इज ओपन बाय स्पेशल की, उसी तरह से कोई विशेष उत्प्रेरक ही विशेष अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करेगा। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, विशेष अभिक्रियाएं विशेष उत्प्रेरक से ही उत्प्रेरित होता है। इसका हम एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो MnO2 के द्वारा ही डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ पर MnO2 के द्वारा ही उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, हम इसके लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पर MnO2 के द्वारा ही इसको डिकम्पोज या डिकम्पोजिशन के रेट इंक्रीज या इंक्रीज की जा सकती है, और किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा या हम कह सकते हैं या KNO3 की रेट को MnO2 के द्वारा उत्प्रेरित नहीं की जा सकती, बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका मतलब स्पेशल रिएक्शंस के लिए स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं, ये याद रखना है अपने को। छठवां हो जाएगा कि हर अभिक्रिया या हर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अधिकतम होती है, और उसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, और इसको बोलते हैं अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप ये यहाँ पर हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये विशिष्ट वाला हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला केस मीन्स वह ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन हो जाएगा, वह ताप जिस पर किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम होती है, वह उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अगली हम इसकी पॉइंट्स के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होती है कि जो महीन पिसा हुआ उत्प्रेरक होता है उसकी उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम होती है बनस्पत की ढेले के रूप में या ग्रुप्ड के रूप में लेने से। इसका कारण यह है कि जो महीन पिसा हुआ उत्प्रेरक की सरफेस एरिया बढ़ने से उसके एक्टिव सेंटर्स बढ़ जाते हैं, और एक्टिव सेंटर बढ़ने से उसकी उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि महीन पिसा हुआ उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम क्यों होती है? तो हम बोल सकते हैं कि महीन पिसा हुआ उत्प्रेरक की सतह क्षेत्रफल बढ़ जाने से उसके एक्टिव सेंटर्स बढ़ जाते हैं, और इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर हम और अगर इसमें इसकी प्रॉपर्टी के रूप में अगर जोड़ना चाहें तो इसमें हम जोड़ सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या किसी रिएक्शंस में उत्प्रेरक क्या होती है, धीरे धीरे उत्प्रेरण शक्ति कम होने लगती है, तो किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा उसको किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाई जा सकती है, और ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। मीन्स वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाता है वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, और वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को घटाता है वो उत्प्रेरक विष कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर देखेंगे। अभी हम इसको जब क्लासीफाई करेंगे तो ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के सामान्य गुण। यहाँ पर फिर से आपको यह ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप फिर से याद रखिएगा कि इसकी क्या होती है, मास और कंपोजिशन अनचेंज रहता है, केवल भौतिक स्वरूप बदलता है। दूसरी स्थिति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है किसी रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए, या क्या करती तीसरे पॉइंट में यह केवल दर को ही परिवर्तित करता है लेकिन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के रेट को समान रूप से प्रेरित करता है, और लेकिन यहाँ एक हेल्प मिलता है कि साम्यावस्था तुरंत सेटअप हो जाती है। विशिष्ट होता है मीन्स कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर उत्प्रेरक के द्वारा ही उत्प्रेरित हो सकती है, एक ही उत्प्रेरक सभी प्रकार के रिएक्शंस को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई पर्टिकुलर ताला पर्टिकुलर चाबू से ही खुलती है। फिर देखते हैं हम उत्प्रेरक की एक टेम्परेचर फंक्शनिंग होता है, तो यहाँ पर क्या हो गई कि एक स्पेशल टेम्परेचर होता है हर उत्प्रेरक के लिए जिस पर उसकी उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम होती है, उसको बोलते हैं उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। फिर लास्ट में हम यहाँ पर और भी देखे थे कि सरफेस एरिया बढ़ाने से या महीन पिसा हुआ उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति अधिकतम होती है,
इसके कारण है कि महीन पीस देने से सरफेस एरिया बढ़ जाती है, उससे एक्टिव सेंटर बढ़ जाते हैं, इसलिए उसकी प्रेरक शक्ति बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर हमें बताया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को घटाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इस तरह से हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। अच्छा, यहाँ पर फिर से आपके ध्यान खींचना चाहूँगा कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण आपके दिमाग पर दोनों बातें रहनी चाहिए। अगर एग्जाम में हमको उत्प्रेरक पूछता है तो उत्प्रेरक शब्द यूज़ करेंगे, अगर उत्प्रेरण शब्द पूछता है तो उत्प्रेरण शब्द यूज़ करेंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक फिर से बताया मैं, उत्प्रेरक क्या एक पदार्थ होता है, जबकि उत्प्रेरण क्या होती है, एक घटना होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना कहला सकता है। तो उत्प्रेरण की परिभाषा में क्या हो जाएगी कि किसी उत्प्रेरक की मौजूदगी में या उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर जो परिवर्तित होती है वो कहलाती है, उसको उत्प्रेरण कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखो उत्प्रेरक के प्रकार देखेंगे तो प्रकार में क्या है हमारे पास, धनात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। इसलिए फिर से आपको बोल रहा हूँ मैं, यहाँ उत्प्रेरक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर उत्प्रेरण ही बोलेगा तो आप उसको उसी रूप में लिख सकते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक, तो यहाँ धनात्मक को पहले समझते हैं। ये बोलता है कि वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, मतलब द कैटलिस्ट विच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो हम जानते हैं हैबर विधि में जब अमोनिया की निर्माण की जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन बहुत स्लो चलता है। बस इस रिएक्शन को अगर आयरन की प्रेजेंस में करा दिया जाए तो यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसका मतलब आयरन क्या करती है, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, और इसलिए यहाँ पर आयरन क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर शीश कक्ष विधि से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसमें क्या की जाती है, SO2 को O2 से रिएक्ट करा के पहले SO3 बनाई जाती है, मीन्स SO2 का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। रीऑक्सीडेशन या तो प्लैटिनम या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो शुरू में क्या होती है, अगर इन दोनों के एब्सेंट रहता है उस केस पर इसका ऑक्सीडेशन बहुत स्लोली होता है, लेकिन जैसे ही उस रिएक्शन चैम्बर पर प्लैटिनम या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड डालते हैं, इसके ऑक्सीडेशन रेट एकाएक बढ़ जाता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि अपनी मौजूदगी में इसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। मीन्स यह भी एक एग्जाम्पल है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक का। हम देखेंगे अब ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक मतलब होता है घटाने से, मतलब होता है मैथ्स की भाषा में यहाँ पर भी घटाने से ही अर्थ है। मीन्स वह सब्सटेंस या वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाती है वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। फिर से देखें अगर हम, तो वे पदार्थ या वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होकर क्या देता है, H2 और ऑक्सीजन गैस देता है। जबकि जब इसी रिएक्शन को अगर हम फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन एकदम स्लो हो जाता है। शुरू में क्या होती है, फास्ट होता है, जैसे ही फास्फोरिक एसिड डालते हैं रिएक्शन स्लो हो जाता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर फास्फोरिक एसिड ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये भी दूसरी स्थिति में देखते हैं हम। दूसरी इसकी एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर देखना चाहें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl4, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जानते हैं ये क्या करता है, फॉस्फिन गैस बनाता है। क्या बनाता है, फॉस्फिन गैस। तो यहाँ पे जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, रंगीन बोतल में मुंह तक भर के रखी जाती है। तो रंगीन बोतल में भरने का आशय क्या है, यहाँ पर सनलाइट सेंसिटिव होता है, और सनलाइट सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पर कलर्ड बॉटल पे भरी जाती है। और मुंह तक भरने का कारण क्या है कि वहाँ पर कोई एयर के लिए जगह ना रहे, क्योंकि एयर के प्रेजेंस पर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है, फॉस्फिन गैस, जहरीला गैस बनाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इसी पर क्या कर दें, H2SO4OH डाला जाता है, इथाइल एल्कोहल डालते हैं, तो इथाइल एल्कोहल डालने से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन डिक्रीज हो जाता है, अर्थात फॉस्फिन गैस बनने की दर डिक्रीज हो जाता है। और इसलिए जो क्लोरोफॉर्म होते हैं वो क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं, 3 चीज़ों को पालन की जाती है। पहला, एक बॉटल कलर्ड होता है, दूसरा क्या होती है, मुंह तक भरी जाती है, तीसरा उसमें कुछ मात्रा इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है। तीनों के क्या कारण है, क्वेश्चन अगर बनता है तो हम बड़ी आसानी से बता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले क्या हुई, कलर्ड बॉटल
कलर बॉटल में फिलअप किया जाता है इसको। सेकंड क्या होती है, मुंह तक भरी जाती है, नेक तक भरे जाते हैं। फिल्स एट नेक, नेक गले तक भरी जाती है। तीसरा यहाँ पर क्या होता है, एड फ्यू अमाउंट्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। तीनों से रिलेटेड बातें को थोड़ा समझ लें। कलर्ड बॉटल, फिर यहाँ पर आपके ध्यान ला लूँगा मैं कि जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से जो फॉस्फिन गैस बनती है वह दो चीज़ों पर, यहाँ पर क्या होती है, सनलाइट के प्रेजेंस से बनता है, ऑक्सीजन मीन्स एयर के प्रेजेंस पर होता है, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। इन तीनों चीज़ों को वहाँ पर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर देख लें, अगर कलर बॉटल में भरते हैं तो क्या होगा, कलर बॉटल भरने से क्या होती है, सनलाइट अंदर तक नहीं जाती, जो क्या करती है, इस रिएक्शन को स्लो कर देता है, मीन्स फॉस्फिन गैस बनने की जो रेट है वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर इसको गले तक भर देते हैं, मुंह तक भर देते हैं, तो उस केस पर क्या होगी, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बॉटल के में एयर के लिए जगह नहीं रह जाएगा, और मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर हो जाएगा, और एब्सेंस ऑफ एयर होने के लिमिटेड एयर होगा, और लिमिटेड एयर होने की वजह से क्या होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अर्थात क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगी, कम जहरीला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड सल्फ्यूरिक इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल ऐड करने से क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस कम हो जाता है, जो इस बात को प्रूव करती है कि वहाँ पर क्या होगी, क्योंकि मतलब क्लोरोफॉर्म की टॉक्सिक नेचर को कम कर देता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए हम इसको अपने ध्यान रखें। और इसका हम एग्जाम्पल के रूप में ऋणात्मक उत्प्रेरक ले रहे हैं, तो हमको बोला जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में क्या होगी, क्लोरोफॉर्म को सील करते समय, किसी बॉटल में भरते समय वहाँ पर इथाइल एल्कोहल की कुछ मात्रा डाली जाती है। क्यों, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस कम हो जाता है, मीन्स ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को बॉटल में भरते समय उस पर इथाइल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटलिस्ट देखेंगे। ऑटो कैटलिस्ट, स्व उत्प्रेरण, इसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ऑटो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे इसको समझ लो आप कि अगर किसी रिएक्शंस का कोई एक उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करना लग जाए, ये मीन्स रिएक्शन का कोई एक स्पेसीज से क्या होती, किसी उस अभिक्रिया के अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो ऑटो कैटलिस्ट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हम मान लो हम लेते हैं इथाइल एस्टेट। इथाइल एस्टेट की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल एल्कोहल बनता है। शुरू में इसके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एकाएक बढ़ जाती है। उसका कारण है कि क्योंकि इस अभिक्रिया में बना हुआ एसिटिक एसिड उत्प्रेरक का काम करता है, और इसकी मौजूदगी में क्या होती है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल एस्टेट इंक्रीज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हुई, इस अभिक्रिया में बना हुआ एक स्पेसीज उत्पाद ही क्या कर रही है, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, मीन्स उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसलिए इस टाइप के जो उत्प्रेरक होते हैं वो कहलाते हैं ऑटो कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित मतलब ये इंड्यूस्ड उत्प्रेरण होता है। इंड्यूस्ड मतलब होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो वो कहलाता है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। वंस मोर, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या करती है, ये एयर से ऑक्सीडाइज हो जाती है, सोडियम सल्फेट बनाती है। सोडियम सल्फेट बनाती है मीन्स सोडियम सल्फाइड एयर के प्रेजेंस पर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड हुआ करता है, सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो ये क्या हो रही है, ये अभिक्रिया अपने आप ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज होने वाली रिएक्शन है, जबकि सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर अपने आप ऑक्सीडाइज नहीं होती। लेकिन अगर इस रिएक्शंस को या सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड की मौजूदगी में अगर डाल दिया जाए, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं
और ये क्या है हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड है। सोडियम आर्सेनाइड के साथ हमने सोडियम सल्फाइड मिलाया और यहाँ पर जो ऑक्सीजन डाली जाती है तो इसके साथ साथ ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये हो जाएगा आपका, ये सोडियम सल्फेट बनाया, देखो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये बनाता है हमारा Na3ASO4 बनाता है। और इस तरह से इसकी प्रेजेंस में यह भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। मीन्स यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है। मीन्स यहाँ इस प्रकार की जो अभी उत्प्रेरण होती है वो क्या कहलाती है, हमारा प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। मीन्स मतलब कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक भी हमने देखा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को उत्प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक इसके नाम से स्पष्ट है, वर्धक माने बढ़ाने वाला। तो जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो फिर से हम लेते हैं हैवर विधि से अमोनिया बनाने की स्थिति में जब बनती है तब हम आयरन कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, जब मॉलिब्डेनम जो डाला जाता है तो मॉलिब्डेनम क्या करती है, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए मॉलिब्डेनम क्या हुआ, आयरन उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। आयरन के लिए क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। दूसरी स्थिति में देखें हम उत्प्रेरक विष के रूप में, उत्प्रेरक विष के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम चाहें तो ले सकते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन को। रोजेनमुंड रिएक्शन में आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, CH3OCl एसिटिल क्लोराइड क्या करती है, रिड्यूस होता है किसके प्रेजेंस पर, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के अगर कराते हैं तो क्या होता है, करेस्पॉन्ड एल्डिहाइड बनता है। ये रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में पैलेडियम उत्प्रेरक है और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष है। इसका मतलब ये यदि हम मान लो इस रिएक्शन को बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में ना कराएं तब ये क्या बनाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, ये करेस्पॉन्ड एसिड बना लेगा। लेकिन अगर बेरियम सल्फेट डाल देते हैं तो ये रिएक्शन हमारा नहीं हो पाता। मीन्स कुल मिला के पैलेडियम यद्यपि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन बेरियम पावर अगर इसके एब्सेंस में कराते हैं तो ये मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडाइज रिड्यूस करा देता है। लेकिन अगर बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में डालते हैं तो ओनली सिंगल स्टेप क्या कराता है, रिड्यूस कराता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि उत्प्रेरक विष का काम करता है। यहाँ पर आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल अपनी याद में आप जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण या उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत देखेंगे। यहाँ पर देखो सामान्य सी बातें हैं, हम बोल रहे हैं धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा दे, माने उत्प्रेरक ही क्या करती है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाती है तो घटाती है। हमारे मन पर एक सामान्य सी क्वेश्चन आ रही है कि आखिर उत्प्रेरक किसी रिएक्शंस के अंदर मतलब अभिकारक के साथ क्या रोल प्ले करता है जिससे अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। तो उसी हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों को ये उत्तर देता है कौन, उत्प्रेरण के सिद्धांत, कि आखिर कौन कौन सिद्धांत से क्या क्या घटनाओं से उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है अथवा घटाती है या फिर परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारे पास तीन सिद्धांत हैं। तीनों सिद्धांत, पहला सिद्धांत है हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कहा जाता है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धांत, एडसोर्प्शन थ्योरी, और तीसरा होता है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। यहाँ हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे।
मैं आपको पहले से इंटीमेट कर दूं कि अगर आपको ये दोनों सिद्धांत अगर याद हों तो दोनों सिद्धांत को अगर कंबाइन कर दें अगर ऑर्डरली तो हमको तीसरा सिद्धांत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं इन दोनों ऊपर की थ्योरियों को। वो जब समझ जाएगा दोनों नॉलेज को यहाँ पर कंबाइन करेंगे, हमको तीसरा एक सिद्धांत प्राप्त हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। यहाँ पर ये क्या कहता है, देखिए मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास ए और बी अभिकारक हैं, यहाँ पर सी उत्प्रेरक के रूप में यूज़ कर रहे हैं और ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। मीन्स अगर वर्ड में डिफाइन करें तो ए एंड बी रिएक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ सी टू फॉर्म ए बी। यहाँ पर ए क्या है, हमारा उत्प्रेरक है, ए और बी अभिकारक हैं। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक सर्वप्रथम दोनों में से किसी एक अभिकारक के साथ रासायनिक संयोग करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर सी क्या होगी, ए दोनों में से किसी एक, मान लो ए से रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या बनाएगा, ए सी बनाएगा। और चूंकि माध्यमिक यौगिकों को हम ब्रैकेट से शो करते हैं बड़े वाले, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये दिखा रहा है माध्यमिक यौगिक, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, माध्यमिक यौगिक बनाया। एक और चांसेस बन सकती है कि यहाँ पर क्या होगा, ए से क्रिया न करके वो बी से क्रिया कर ले और कैटलिस्ट और क्या बनाएगा, माध्यमिक यौगिक बनाएगा। ए भी क्या हो जाएगी, माध्यमिक यौगिक। तो इतने को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलेंगे, सिद्धांत बोलता है कि अब उत्प्रेरक दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक से रासायनिक संयोग करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। और चूंकि माध्यमिक यौगिक अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगी, माध्यमिक यौगिक, यहाँ पर हम इसको अगर लेते हैं क्या होगी, माध्यमिक यौगिक एसी, यहाँ पर किससे क्या विकारक ए से रिएक्ट किया है तो दूसरे विकारक से रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है और सी अलग हो जाता है। अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, इसका माध्यमिक उत्पाद BC है, यहाँ पर बचा हुआ रिएक्टेंट A है, इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AB बनाएगा और C क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगा। ये हमारे पास दो सिद्धांत, दो पॉइंट है जो हमको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेप पर चलती है रिएक्शन, फिर से यहाँ पर बोली जा रही है कि इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साथ रिएक्ट करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। आपको आगाह कर दूं, मैंने समझाने के लिए दो पॉसिबल रिएक्शंस आपके सामने रखा है, लेकिन यहाँ पर आप परीक्षा में दोनों को नहीं लिखिएगा, केवल तो एक ही ले लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको कंफ्यूज ना हो करके, ये लायबिलिटी है, हम दोनों को ले सकते हैं और रिएक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको अगर हम मान लो मिटाते हैं तब क्या होगा, देखो ये रिएक्शन आएगा। अब आपको एक्सप्लेन करने में मदद मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप में उत्प्रेरक सी अभिकारक एक से रिएक्ट करके माध्यमिक यौगिक बना रहा है और अगले स्टेप में माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके क्या बनाती, फाइनल प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बाहर हो जाता है। ये है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जरा देखते हैं हम लोग। हमने शीश कक्ष विधि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं और इसमें हम उत्प्रेरक के, देखो यहाँ SO2 और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, SO3 में ऑक्सीडाइज होता है और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में आता है नाइट्रिक एसिड या फिर प्लैटिनम। तो यहाँ पर मैं नाइट्रिक एसिड लेकर के ही इस घटना को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या हमारा शीश कक्ष मेथड है, शीश कक्ष मेथड से, शीश कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण का। तो यहाँ पर क्या करती है, नंबर फर्स्ट माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से एक्सप्लेन करें तो क्या बोलता है, अभिकारक दोनों में से किसी एक अभिकारक से संयुक्त होकर के माध्यमिक यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, नाइट्रिक एसिड सर्वप्रथम ऑक्सीजन, मीन्स दोनों में से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहाँ पर नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है, जो कि माध्यमिक यौगिक है, जो कि माध्यमिक यौगिक है। अगले स्टेप में यह माध्यमिक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सेकंड अभिकारक है जो बचा हुआ है, इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO3 बनाता है और नाइट्रिक एसिड अलग हो जाता है, नाइट्रिक एसिड अलग हो जाता है। तो यह माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत की पुष्टि हो जाता है इससे कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड
क्या होती है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम अधिशोषण सिद्धांत की बात करें तो अधिशोषण सिद्धांत में हम जहाँ भी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हर पदार्थ की पृष्ठ पे उपस्थित अणुओं में एक अनबैलेंस फोर्स होता है जिसको हम फ्री वैलेंसी बोलते हैं, और इसी फ्री वैलेंसी के कारण ये पदार्थ क्या करते हैं, अपने कांटेक्ट में आने वाले दूसरे पदार्थों को अपनी ओर खींच करके पृष्ठ पर रोक लेते हैं। इस घटना को हम अधिशोषण बोलते हैं। तो ये सिद्धांत बोलता है कि उत्प्रेरक अपने पृष्ठ पर अभिकारकों को चिपका लेता है, मीन्स अधिशोषित करा लेता है। यहाँ मैं शॉर्टकट में बोल दूँ इसको, अगर मैं दो पार्ट में अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगी। नंबर फर्स्ट, कैटलिस्ट एड्जॉर्ब क्या, रिएक्टेंट ऑन द सरफेस। यहाँ पे हो जाएगा कैटलिस्ट एड्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन सरफेस। और सरफेस पर क्या हो जाती है, जब ये एड्जॉर्ब कराता है तो सरफेस पर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो सेकेंड स्टेप की बात करें, इससे क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कैटलिस्ट सरफेस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से हम जानते हैं कि रेट क्या हो जाती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स रेट इंक्रीज हो जाती है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एडसॉर्प्शन के थ्रू क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ जा रही है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जा रही है। यहाँ पर एक छोटी सी क्वेश्चन के रूप में और देख सकते हैं कि चूंकि एडसॉर्प्शन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स इस रिएक्शन से क्या होती है, हीट जनरेट होता है, हीट क्रिएट होता है, मीन्स रिएक्शन चैम्बर की ताप बढ़ती है। और हम ये जानते हैं ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होने के कारण, मीन्स ये जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस से एक्सोथर्मिक होने के कारण ही क्या करती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है। तो क्या रोल है आखिर में उत्प्रेरक का जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में, तो एक ही कंडीशन दिखाई देता है कि एक्चुअल में कैटलिस्ट क्या करती है, अपने सरफेस पर अभिकारक को एड्जॉर्ब करा लेती है, चिपका लेती है, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। मीन्स सीधी सी बात, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है या बढ़ाने में मदद कर रहा है, या कलेक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर सरफेस पर, और इससे अभिक्रिया की दर बढ़ जा रही है। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर भी इसको हम अधिशोषण सिद्धांत को समझ सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं और हम जानते हैं कि कैटलिस्ट के जो सरफेस मॉलिक्यूल है उस पर क्या होता है, फ्री वैलेंसी हुआ करता है। ये इस तरह से अगर हम लें, ये फ्री वैलेंसी हुआ करता है। जब इस पर हम A प्लस बी को रिएक्ट कराते हैं, A और B अभिकारक के रूप में है, तो सर्वप्रथम ये क्या करता है, अभिकारकों को अपने पृष्ठ पर विस्तृत कराता है, और विस्तृत कराने से एडसॉर्प्शन की घटना होगी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले स्थिति में एडसॉर्प्शन फिनोमेना होगा, एडसॉर्प्शन किसकी, अभिकारक की, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा
यहाँ पर क्या होगी, ए जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी जुड़ जाएगा। मीन्स क्या किया वो, ये सब क्या है, उसकी फ्री वैलेंसी है। और फ्री वैलेंसी में के कारण क्या करेगी, इससे कांटेक्ट में आने के जैसे ये विस्तृत होकर इसके सरफेस पर आएगा, उसको अपनी फ्री वैलेंसी के कारण क्या कर लेता है, वो खींच लेता है और रोक लेता है पृष्ठ पर। तो यहाँ पर क्या होगी, ये अधिशोषण की घटना हुआ। इसके बाद क्या होगी, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने से एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगी। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा ये देखो ऐसा क्या कर लिया, वो केमिकल रिएक्शन किया और यहां ये बन गया हमारा माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक, और माध्यमिक यौगिक चूंकि क्या होता, अस्थायी होता है, इसलिए यहां से क्या हो जाएगी, एक कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा। इसको हम ऐसा लेते हैं, ये, और इसके बाद हो जाएगी ए बी बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा ए बी। तो देखो अधिशोषण सिद्धांत को भी हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्वप्रथम घटना क्या हो रही है, तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अभिकारकों को अपनी फ्री वैलेंसी के कारण सरफेस पर क्या करा रहा है, एब्जॉर्ब करा रहा है। फिर एब्सॉर्प्शन होने के बाद केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू माध्यमिक यौगिक बन रहा है। और माध्यमिक यौगिक चूंकि अस्थायी होता है तो डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। ये है अधिशोषण सिद्धांत। अब हमारे पास आता है आधुनिक सिद्धांत। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आधुनिक, ये जो बताया वो भी आधुनिक सिद्धांत की है। अभी जो बताया वो आधुनिक सिद्धांत को बताया, वो कि यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट क्या होती है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर अधिशोषण होता है, अभिकारक का अधिशोषण होता है। अभिकारक का अधिशोषण किसके पृष्ठ पर, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर। और दूसरा क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, फिर अंतिम उत्पाद मिलता है। यहां पर आपको बता दूं मैं, आपको थोड़ा सा ये दोनों में एक जैसे लगा होगा। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत आप देख चुके हो, इसमें क्या बोलता है, उत्प्रेरक दोनों में से किसी के अभिकारक से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है, फिर इंटरमीडिएट किसी दूसरे अभिकारक से क्रिया करके क्या बनाती है, उत्पाद बनाता है। ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। अधिशोषण सिद्धांत में मैंने बताया कि उत्प्रेरक अपनी फ्री वैलेंसी के कारण अभिकारकों को अपने पृष्ठ पर चिपका देती है, एब्जॉर्ब करा देती है, जिससे उसके पृष्ठ पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तीसरा, आधुनिक सिद्धांत में हमने देखा कि आधुनिक सिद्धांत की केस पर ये दोनों का मिला जुला रूप है। पहला घटना क्या होती है, अधिशोषण होता है, जिसको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डायग्राम से बताया आपको कि पहले घटना में क्या होती है कि उत्प्रेरक अपनी फ्री वैलेंसी के कारण अभिकारकों को अपने पृष्ठ पर एब्जॉर्ब कराती है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होती है, उस पर रासायनिक परिवर्तन होता है, फलस्वरूप वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद क्या होती है, वो फाइनल प्रोडक्ट देता है। ये होगी हमारी आधुनिक सिद्धांत। तो इस तरह से हम उत्प्रेरण के सिद्धांत को देखा। अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आती है कि आखिर हम इसको उत्प्रेरण को अगर हम सक्रियण ऊर्जा की टर्म में देखें तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को क्या कर, हमने देखा था कि हर रासायनिक अभिक्रिया में
प्रत्येक या हर अभिकारक का अणु एक साथ उत्पाद नहीं देता। केवल वही अणु उत्पाद देते हैं जो सक्रिय होते हैं। जितने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उत्पाद देते हैं। और सक्रिय होने की कैसे सक्रिय होते हैं ये हमको पता है कि वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के थ्रू या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं वो, जिसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, अगर हर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर होता है, और वही अभिकारक अणु उत्पाद देता है जो उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। अगर इसके डायग्राम को अगर हम रिकॉल करें तो इस तरह से घटनाएं होती है। ये ऐसा भी हो सकता है या अधूरा भी यहाँ तक भी हो सकता है, तो यहाँ लेता हूँ। और ये इसकी, तो ये कहलाती है हमारी सक्रियण की ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा बैरियर है, और यहाँ पर ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। इससे क्लियर होती है कि अभिकारक के वही अणु उत्पाद में बदलेंगे जो इस बैरियर को पार कर लेते हैं। और बैरियर पार करने के लिए क्या चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, नंबर ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन से मिलती है, या इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मिलता है। तो जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा उससे अधिक होती है, वही अणु क्या देते हैं, उत्पाद देते हैं। ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की बेस पर हम किसी रिएक्शंस को पढ़े हैं, रिएक्शंस की रेट को, मतलब जितने ज़्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी ज़्यादा उत्पाद बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हम इस पर इंक्लूड करना चाहते हैं कैटलिस्ट को। तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शंस की रेट बढ़ जाती है। तो आखिर कैटलिस्ट क्या करता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, या इस किसी रिएक्शंस की एनर्जी बैरियर मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की ऊंचाई को कम कर देती है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा की मान को घटा देती है। और सक्रियण ऊर्जा के मान घट जाने से मतलब बैरियर क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगा। ये क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट पर है। अगर इसी रिएक्शंस को अगर हम इसके प्रेजेंस पर कराते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। तब आप इस डायग्राम से क्लियर है, पहली एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इतनी थी, जिसको अगर हम मान लो A मानते हैं, तो यहाँ से क्या हो गई, इसकी प्रेजेंस में इतना हो जा रहा है, जिसको अगर B मानते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। मीन्स कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी बैरियर को की ऊंचाई को घटा देता है बोल सकते हैं, या फिर सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को घटा देती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ हम इतनी बातें हो गई हमारी सक्रियण ऊर्जा से संबंधित। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर एक्टिवेशन कैटलिस्ट क्या करती है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देती है, और इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा तो कहना है कि हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, एक कोरोना काल संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी में हमको हर कार्य को विवेकपूर्वक करना पड़ता है, ज़्यादा विवेकशील बनना पड़ता है। तो हमें हमारे लिए यह समय अधिक विवेकशील होने का है, समय की अभाव है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगा कि हम ऐसे पढ़ें किसी कॉन्सेप्ट को कि पूरी उसकी गहराई तक उतर जाएं, ताकि हमको एग्ज़ाम के पहले और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा हम क्या करें, उसको रिवाइज़ करें और एग्ज़ाम हॉल पर हम जाके बैठें। ऐसा तभी संभव होगा कि जब आप इस पढ़ी हुई कॉन्सेप्ट को जब भी समय मिलता है, आप खाली समय मिलता है, चाहे वो रास्ता चलते हुए हो या खाली समय में घर में बैठे हो आप, उस समय के मैं तो समझता हूँ टीवी देखते देखते भी ऐड के बीच में भी हम रिमाइंड कर सकते हैं
की पढ़ी हुई बातों को रिकॉल कर लें। रिकॉल करने से क्या हो जाती है, हमारी नॉलेज यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड पर परकोलेट हो जाता है और वह ज्ञान चिरस्थायी हो जाता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कॉन्सेप्ट की इतनी गहराई तक उतरिए, और कॉन्सेप्ट की गहराई तक तभी उतरी जा सकती है जब किसी आर्टिकल्स, किसी कॉन्सेप्ट को बार बार स्टडी किया जाए। तो चलिए हम वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ पढ़ेंगे कोलॉइडल स्टेट पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।